हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम जो है 11th क्लास का सिलेबस कवर कर रहे हैं, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस का। 11th क्लास में पाइथन लैंग्वेज का जो पार्ट है वो दोनों ही सब्जेक्ट्स में कॉमन है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में भी और कंप्यूटर साइंस में भी। तो जो पाइथन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेंगे, इसलिए हम उन दोनों के लिए जो है कंबाइन वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारी आज की 4th वीडियो है। अब से पहले हम बेसिक फंडामेंटल्स के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि टोकन्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, पाइथन में कौन सा कैरेक्टर सेट अवेलेबल है, लिटरल्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और जो कमेंट्स होते हैं वो स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, ब्लॉक, फंक्शंस वगैरह। लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा कोडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज असाइन करते हैं, कैसे आप उसे डिस्प्ले करवाते हो, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली हैं वेरिएबल से रिलेटेड। अब उससे एक स्टेप फर्दर जो है हम मूव करेंगे कि हम यूजर से डाटा इनपुट कैसे लेते हैं और यूजर को डाटा डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। जो ये हमारे वेरिएबल्स भी हैं, लास्ट क्लास में तो हमने डायरेक्टली इनमें वैल्यू दे दी थी। जस्ट सपोज हमारे पास x है तो हमने x में डायरेक्टली 10 जो है वो स्टोर करवा दिया था। बट अगर हम यूजर से उसकी वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो हम कैसे ले सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर हमें यूजर को वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो हम कैसे कैसे करवा सकते हैं, वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है, टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का जो है यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम। जिस भी वेरिएबल में हमें डाटा इनपुट करवाना है वो यहाँ हम उस वेरिएबल का आइडेंटिफायर मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम फंक्शन लिखेंगे इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन में हमारे पास एक और फंक्शनैलिटी होती है कि इनपुट फंक्शन के अंदर हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं वो मैसेज जो हम यूजर को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ताकि यूजर को ये समझ आए कि उसे क्या वैल्यू इनपुट करवानी है। जस्ट सपोज हमारे पास एक नेम वेरिएबल है, हमें स्टूडेंट का नेम इनपुट करवाना है इसमें, तो हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से करवाएंगे और यहाँ हम मैसेज क्या दे देंगे यूजर को, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। इससे यूजर को समझ आ जाएगा कि उसे क्या काम करना है, उसे एक स्टूडेंट का नाम जो है टाइप करना है जिसे उसे इनपुट करवाना है। तो इस तरीके से इनपुट फंक्शन का जो ये फीचर है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि अगर ये फीचर अवेलेबल नहीं होगा तो यूजर के लिए जो है टास्क डिफिकल्ट हो जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि उसे क्या इनपुट करवाना है, या तो आपको एक्सप्लिसिटली उसके लिए मैसेजेस डिस्प्ले करवाने पड़ेंगे। बट यहाँ इनपुट फंक्शन में ही हमारे पास फीचर होता है कि हम जो है यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं कि उसे क्या वैल्यू जो है वो एंटर करवानी है। इनपुट फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी टाइप की वैल्यू को जो है इनपुट करवा सकते हैं। ये नेम था, सपोज आपको एज इनपुट करवानी है तो हम क्या कर देंगे, एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर एज ऑफ स्टूडेंट। अब यहां पर देखिए, जब आपने नेम इनपुट करवाया तो नेम एंटर हो गया, एज इनपुट करवाई तो एज एंटर हो गई। लेकिन यहां पर होता क्या है कि जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा स्ट्रिंग टाइप का डाटा जो है रिटर्न करता है। किस टाइप का डाटा रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप का। तो अब हमने जो एग्जांपल लिए उसमें जो नेम वाला पार्ट था उसके लिए तो ठीक है कि नेम वाले पार्ट में जो है हमने इनपुट जो लिया वो हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही चाहिए नेम, तो यहां से हमारा नेम जो है वो सक्सेसफुली एंटर हो गया। बट जब बात एज की आती है तो यहाँ पे जब हमने एज इनपुट करवाई, एज इनपुट एंटर द एज, तो यहाँ से एज आ गई। सपोज यूजर ने एज 16 एंटर करवाई तो एज की वैल्यू क्या हो गई, 16 हो गई।
अभी एट प्रेजेंट तो ये ठीक है, आप इसे यूजर को प्रिंट भी करवा देंगे कि वो 16 जो है प्रिंट हो जाएगा। बट सपोज आपको बोला गया है कि स्टूडेंट की एज जो है उसे 2 इयर्स इंक्रीज कर दो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एज इज इक्वल टू एज प्लस 2। आपको एज में 2 इयर्स इंक्रीज करने हैं, उसमें 2 ऐड करना है। बट अब इनपुट फंक्शन ने जो डाटा हमें रिटर्न किया था वो किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का था। और नंबर तो आप एक न्यूमेरिक वैल्यू में ऐड कर सकते हैं, ना कि स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे जब आप स्ट्रिंग पे ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से आपको एरर मैसेज मिलेगा। तो बेसिकली अगर आपको सिर्फ आउट डिस्प्ले करवाना था एज ए आउटपुट, तब तक तो ये चीज हमारी सही थी, लेकिन हम इसे एज ए न्यूमेरिक वैल्यू इंटरप्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती है। तो ये तो हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक टास्क होगी, क्योंकि हमें डाटा उसी फॉर्मेट में चाहिए होता है जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट हो, ना कि ये कि हम हर डाटा टाइप में स्ट्रिंग टाइप का ही डाटा जो है वो स्टोर करवा दें। हमारे पास कुछ वेरिएबल्स जो है वो फ्लोट टाइप के हो सकते हैं, कुछ स्ट्रिंग टाइप के हो सकते हैं, कुछ इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, बुलियन टाइप के हो सकते हैं। अलग अलग डाटा टाइप के वेरिएबल्स हमारे पास हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की वैल्यूज हमें यूजर से एंटर करवानी पड़ सकती हैं। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या होता है, इवन अगर आप चाहें तो आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप टाइप फंक्शन की हेल्प से जो हमारे वेरिएबल है उनका टाइप चेक कर सकते हैं। ये देखिए लास्ट क्लास जो थी उसमें मैंने आपको ये चेक करना सिखाया था कि अगर ये फ्लोटिंग वैल्यू थी तो इसने क्या डिस्प्ले करवाया था, क्लास फ्लोट। अगर ये इंटीजर था तो क्लास इंट। इसी तरीके से अगर ये स्ट्रिंग टाइप था, जैसे कि x इज इक्वल टू हेलो, तो यहाँ पे उसने आपको स्ट्रिंग टाइप रिटर्न किया। तो इसी तरीके से अब अगर आप इस क्वेश्चन में यहाँ पर एज का टाइप चेक करेंगे, टाइप फंक्शन के अंदर अगर आप एज वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, क्लास str, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। अब यहां पर हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ऐसी फंक्शनैलिटी की जरूरत पड़ेगी जिससे हम स्ट्रिंग डाटा टाइप को किसी वैलिड इंटीजर, फ्लोट और बुलियन में कन्वर्ट कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। कैसे होते हैं, हमारे पास होते हैं इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, बूल फंक्शन। ये फंक्शंस क्या करते हैं कि इन फंक्शंस के अंदर हम जो भी आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं ये उस वैल्यू को अपने डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो था हमारे पास एज था, एज हमारे पास क्या थी, स्ट्रिंग टाइप थी। इनपुट एंटर एज, तो यहां से जो एज एंटर हुई वो किस डाटा टाइप में हुई, स्ट्रिंग में। अब हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो एज इज इक्वल टू इंट एज। तो इससे क्या होगा, ये एज जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो यूजर से हमने इनपुट लिया है उसे हम इंट में, फ्लोट में या किसी भी रिक्वायर्ड डाटा टाइप में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों स्टेप्स को एक ही स्टेप में कंबाइन भी कर सकते हैं। कैसे, एज इज इक्वल टू, हम इस पूरी स्टेटमेंट को जिससे हमें इनपुट मिल रहा है उसे ही हम इंट फंक्शन के अंदर लिख देंगे। एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एज। अब इस वाले पार्ट की हेल्प से तो हमें यूजर से इनपुट मिल गया और इस वाली पार्ट की हेल्प से वो इनपुट जो है किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली सपोज आपको यूजर के मार्क्स एंटर करवाने हैं, तो मार्क्स आप कैसे करवाओगे, मार्क्स हमारे यूजुअली फ्लोटिंग टाइप के होते हैं, रियल नंबर होता है मार्क्स, क्योंकि मार्क्स आपके डेसिमल में हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, फ्लोट। फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स। तो यहां पर क्या होगा, इस स्टेटमेंट से आपके मार्क्स जो है एंटर हो जाएंगे और इस आउटर फंक्शन की हेल्प से वो एंटर्ड स्ट्रिंग जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। इवन इसके बाद आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, टाइप एज अगर आप करेंगे तो इस बार आपको इसका आउटपुट क्या मिलेगा, क्लास इंट। सिमिलरली अगर आप टाइप
मार्क्स करेंगे तो इस केस में क्या होगा, क्लास फ्लोट। तो इस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं किसी भी डाटा टाइप में। बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में देगा, हम एक्सप्लिसिटली उसे इन फ्लोट बुल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई यूजर से इनपुट लेने की बात। अब जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तब हमें कौन कौन से एरर्स जो हैं फेस करने पड़ सकते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ताकि जब भी हम यूजर से वैल्यू इनपुट करवाएं तो हमेशा हम इन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, अब सबसे पहले लेते हैं एज का एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे लिया एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एज। अब यहाँ पे जब एज एंटर हो रही है तो स्ट्रिंग टाइप की हो रही है और फिर वो इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही कन्वर्ट हो सकती है। यहां से जो हमने ये यूजर से इनपुट लिया है, अगर यहां से यूजर ने जो इनपुट दिया है वो नंबर है, 16 है, 21 है, 17 है, 25 है, कोई भी अगर वो एक न्यूमेरिक वेरिएबल है तो वो इजीली इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा कुछ और है, क्योंकि स्ट्रिंग में तो हमारे नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, व्हाइट स्पेसेस भी हो सकते हैं, बट इंटीजर में कन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हो सकते हैं। उसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल, कोई अल्फाबेट हमारा नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब सपोज जब हमारे पास यूजर को ये स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हुआ एंटर एज, तब यूजर ने क्या किया कि उसने एज एंटर करवा दी। एज क्या एंटर करवा दी, 16.5, कि अभी जो स्टूडेंट है वो 16 ईयर 5 मंथ्स का है या 16 ईयर 6 मंथ्स का है, तो उसने एज उस अकॉर्डिंग 16.5 एंटर करवा दी। अब ये 16.5 तो जो है हमारा किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो जब ये फ्लोट टाइप का है तो ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एरर मैसेज मिलता है कि हमने जो वैल्यू एंटर करवाई है दैट कुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंट। ठीक है, सिमिलरली इट मे बी पॉसिबल कि जब आपकी स्क्रीन पे ये मैसेज फ्लैश हुआ एंटर एज, सपोज स्टूडेंट की एज है 9 इयर्स, ठीक है, तो यूजर ने 9 नंबर लिखने की बजाय लिख दिया 9। अब अपनी तरफ से तो उसने सही लिखा है, एज बतानी थी, उसने बता दी 9 है स्टूडेंट की एज, बट यहाँ पे उसने जो डाटा एंटर किया वो अल्फाबेट्स हैं, यानी कि वो प्रॉपर स्ट्रिंग है, और ये जो अल्फाबेट वाली स्ट्रिंग है ये आपकी नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब क्योंकि ये नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो यहाँ पर भी अगेन हमें क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा दैट 9 कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ वैलिड लिटरल फॉर इंट डाटा टाइप। तो इस तरीके के एरर्स जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। सिमिलरली जब आप मार्क्स एंटर करवा रहे हो, जो आपका मार्क्स वाला पार्ट था, मार्क्स इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स। अब इस केस में जब स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है एंटर मार्क्स, अब यूजर को नहीं पता कि मार्क्स उसे किस फॉर्मेट में डिस्प्ले एंटर करवाने हैं। सपोज उसने सिंपली टाइप कर दिया 80% या फिर उसने टाइप कर दिया 80 और इस तरीके से परसेंट का सिंबल लगा दिया। दोनों ही केसेस में क्या होगा, अब यहाँ पे भी जो ये स्ट्रिंग है उसमें नंबर्स भी हैं और अल्फाबेट्स भी, यहाँ नंबर्स भी हैं और स्पेशल सिंबल भी। तो ये डाटा जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्लोट में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो आपके सिंपल नंबर्स हो या फिर आपका डेसिमल नंबर हो। सिर्फ और सिर्फ वो ही जो है हमारे फ्लोट में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसके अलावा कोई और स्ट्रिंग या कैरेक्टर जो है फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा डाटा टाइप जो है वो क्या है उस वेरिएबल का, और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसमें वैल्यू जो है वो इनपुट
करवानी है। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो हमेशा इजी रहेगी, और अगर हम इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देंगे तो उसी से हमें प्रोग्रामिंग में हमेशा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो था सारा हमारा इनपुट फंक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हम आ जाते हैं आउटपुट फंक्शन पे कि आउटपुट फंक्शन क्या होता है और कैसे हम उसका यूज करते हैं। आउटपुट फंक्शन जो है वो कौन सा होता है हमारे पास पाइथन में? प्रिंट फंक्शन। कुछ भी अगर हमें यूजर को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। जो भी चीज हम प्रिंट के अंदर टाइप करते हैं, प्रिंट, सपोज आपने टाइप किया प्रिंट हेलो, तो यूजर को मैसेज क्या डिस्प्ले हो जाता है आउटपुट स्क्रीन पे? हेलो। सिमिलरली अगर आपने टाइप किया प्रिंट 10, तो यूजर को क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 10। अब यहां पे अगर आपने प्रिंट किया प्रिंट एक्स, अब यहां पे देखिए क्या ये एक्स डबल कोट्स में है? अगर मैंने ऐसे लिखा होता प्रिंट एक्स तो मेरा सिंपली एक्स डिस्प्ले हो जाता क्योंकि ये स्ट्रिंग बन गई, बट मैंने लिखा है प्रिंट एक्स, यानी कि ये एक्स कोई स्ट्रिंग तो है नहीं। स्ट्रिंग नहीं है तो क्या बचा कि एक्स क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो क्या डिस्प्ले होगा? उसकी वैल्यू। अभी एट प्रेजेंट इस कोड में हमने कहीं एक्स की कोई वैल्यू नहीं ली है तो ये एरर शो कर देगा। सपोज हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 10, तो उस केस में यहां से हमारा क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 10 डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर प्रिंट फंक्शन में कोई वेरिएबल, कोई एक्सप्रेशन, कोई स्टेटमेंट है तो उसका आउटपुट, तो उसका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज जो हमने सीक्वेंस प्रोवाइड की है प्रिंट फंक्शन के अंदर वो एज इट इज जो है हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब देखते हैं प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले फंक्शन का नेम प्रिंट, उसके बाद हम वो ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे जिसे हमें डिस्प्ले करवाना है, चाहे वो फिर कोई आइडेंटिफायर है, कोई वेरिएबल है, या फिर आपकी सिंपल स्ट्रिंग है। इसके बाद हम क्या चीज जो है वो मेंशन कर सकते हैं, अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपका टोटली ऑप्शनल है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट पार्ट जो है वो नेसेसरी होता है, बाकी के जो दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो हम अब डिस्कस करेंगे वो हमारे ऑप्शनल होते हैं। हम चाहें तो प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। वो दोनों होते हैं सेप कीवर्ड एंड एंड कीवर्ड। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? सेप स्टैंड्स फॉर सेपरेटर, एंड एंड स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ लाइन। ठीक है, अब सेपरेटर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज जो हैं वो डिस्प्ले करवाई हैं तो उस केस में क्या होगा? सेपरेटर का रोल जो है वहां पे यूज होगा। सपोज आपके पास 4 वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 9। सपोज हमने 3 वैल्यूज ले ली। अब अगर मैं सिंपली ये डिस्प्ले करवाती हूँ प्रिंट x, y, z, मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट्स दे दिए हैं जो जो मुझे डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या थी? 5, y की वैल्यू क्या थी? 7 और z की वैल्यू क्या थी? 9। तो 5, 7 और 9 जो है वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x, y और z की वैल्यू के बीच में क्या डिस्प्ले हो रहा है? हमारा स्पेस डिस्प्ले हो रहा है। पहले x की वैल्यू, उसके बाद स्पेस, फिर y की वैल्यू, उसके बाद स्पेस और फिर z की वैल्यू। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारे सेप की वैल्यू होती है वो होती है स्पेस, यानी कि जो हमने ये वेरिएबल्स दिए हैं उनका सेपरेटर जो है वो क्या होगा? स्पेस होगा। तो 5 स्पेस 7 स्पेस 9 जो है वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम एक्सप्लिसिटली सेप कीवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं प्रिंट x, y, z, एंड सपोज मैंने यहाँ सेपरेटर कीवर्ड जो है वो मेंशन कर दिया सेप इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे हैश सिंबल दे दिया, तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या थी? 5, हैश 7, हैश 9। तो जो भी सेपरेटर की वैल्यू होती है वो इन वेरिएबल्स के बीच में डिस्प्ले होती है, वो इन वेरिएबल्स के बीच में सेपरेटर का काम करती है। प्रिंट फंक्शन के अंदर आप चाहे तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं या फिर आप अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं डिस्प्ले करवाने के लिए। नाउ कम टू द एंड कैरेक्टर। जैसा कि मैंने बताया एंड कैरेक्टर होता है एंड ऑफ लाइन के लिए।
अब बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है /n यानी कि न्यू लाइन। जब भी हम कोई प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। अभी हम अगर यही x, y और z लें तो सपोज मैंने यहाँ प्रिंट करवाया x, फिर नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट दी उसमें डिस्प्ले करवाया y एंड देन नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट दी उसमें डिस्प्ले करवाया z। तो इसका आउटपुट जो है वो कैसा आएगा 5, 7, 9। क्यों? क्योंकि पहले x की वैल्यू डिस्प्ले हुई, जैसे ही लाइन खत्म हुई कर्सर न्यू लाइन में आ गया, 7 डिस्प्ले हुआ, लाइन खत्म हुई, कर्सर न्यू लाइन में आ गया, 9 डिस्प्ले हुआ, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया। बाय डिफॉल्ट जो एंड कीवर्ड होता है वो हमारा /n होता है, बट अगर हम चाहें तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्रिंट x कोमा, अब सपोज मैंने यहां पर दे दिया एंड इज इक्वल टू @ कि जब ये प्रिंट स्टेटमेंट खत्म होगी तो @ डिस्प्ले होना चाहिए, न्यू लाइन नहीं। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट में y डिस्प्ले होगा और सपोज मैं यहां एंड कैरेक्टर दे देती हूं हैश, कि ये लाइन प्रिंट होने के बाद एंड में क्या आएगा, हैश डिस्प्ले होगा। प्रिंट z एंड इज इक्वल टू मॉड्यूलो, z प्रिंट ऑन, इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट का एंड कैरेक्टर मैंने मॉड्यूलो दे दिया। तो अब जब आप ये रन करेंगे प्रोग्राम तो आपका आउटपुट जो है वो क्या आएगा, x की वैल्यू 5, उसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर क्या है @ यानी कि कर्सर नई लाइन में नहीं आएगा, यहीं पे बस @ सिंबल जो है डिस्प्ले होगा और कर्सर हमारा वहीं पे रहेगा। y की वैल्यू डिस्प्ले होगी, अगेन एंड कैरेक्टर क्या है हैश, यानी कि कर्सर जो है वो नई लाइन में नहीं जा रहा है। उसके बाद z की वैल्यू डिस्प्ले होगी और एंड कैरेक्टर क्या है मॉड्यूलो, यानी कि कर्सर अगेन हमारा जो है वो सेम ही लाइन में रहेगा। तो इन तीनों स्टेटमेंट के बाद भी अगर आप कोई प्रिंट स्टेटमेंट देंगे तो वो डाटा आपका यही सेम लाइन में जो है वो डिस्प्ले होगा। कर्सर अपने आप से नई लाइन में नहीं जाएगा क्योंकि एंड कैरेक्टर जो है वो हम हर बार चेंज कर रहे हैं। इवन अगर इन स्टेटमेंट्स के बाद आपको कर्सर नेक्स्ट लाइन में चाहिए, उसके बाद आपको फर्दर डिटेल्स डिस्प्ले करवानी है, तो उसका आपके पास वे क्या होता है, आप एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे ताकि कर्सर जो है वो कहाँ आ जाए, नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो इस तरीके से हम वैल्यूज जो हैं वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हमने वेरिएबल पढ़ लिए क्या होता है, यूजर से इनपुट लेना पढ़ लिया और यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करवाना पढ़ लिया। तो बेसिकली जो हमारा पाइथन का बेसिक प्रोग्राम होता है उसके लिए हमें जो जो चाहिए वो सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम कुछ छोटे छोटे से बेसिक प्रोग्राम्स जो हैं वो ट्राई करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम, मैं आपकी बुक के ही प्रोग्राम्स जो है वो आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ पहले, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। सबसे पहला प्रोग्राम हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम, यानी कि आपको 3 नंबर्स जो हैं वो यूजर से इनपुट करवाने हैं और फिर उनका सम जो है वो प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। अब हमें 3 नंबर इनपुट करवाने हैं तो 3 वेरिएबल चाहिए। अब मैं वेरिएबल यहाँ ले लूंगी n1, n2 एंड n3, जिसमें मैं वैल्यूज इंसर्ट करवाऊंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर इनपुट करवा लेते हैं, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। जब हमारा फर्स्ट नंबर एंटर हो गया उसके बाद सेकंड पे आ जाएंगे, इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर डिस्प्ले होने के बाद एंटर होने के बाद हम थर्ड नंबर पे आ जाएंगे, इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर। अब यूजर से हमारे तीनों नंबर्स जो हैं वो इनपुट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनका सम करवाना है। सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3। ये वेरिएबल नेम मैंने सम लिया है, आप चाहें तो अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं, सिंपली s ले सकते हैं, सम ले सकते हैं, ऐड ले सकते हैं, वट एवर यू फील कन्वीनियंट, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है आइडेंटिफायर नेम लिख सकते हैं। यहां से इन तीनों नंबर्स का सम हो जाएगा
ऑल्दो हमने अभी ऑपरेटर्स नहीं पढ़े हैं, बट सिंपल एडिशन ऑपरेटर का जो है वो यहाँ पर यूज हो रहा है, तो इतना तो आपने मैथ्स में पढ़ा है कि आप इतना पार्ट जो है वो समझ सकते हैं। अब तीनों का सम जो है वो हो गया। अब उसके बाद हमें यूजर को डिस्प्ले करवाना है, तो जब डिस्प्ले करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे। अब आप देखिए, जितने भी हम प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको जितनी प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं वो सब बड़े ध्यान से देखनी है, क्योंकि इनपुट का जो सिंटैक्स होता है वो तो सिंपल है कि बस एक मैसेज उसके अंदर देना है, बट प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं कि प्रिंट स्टेट में हम कैसे कैसे आउटपुट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये आपको क्लियर होगा। तो मुझे यहाँ आउटपुट में क्या देना है, सम ऑफ द नंबर्स। तो मैं पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगी यूजर को, स्ट्रिंग टाइप का मैसेज है तो हम डबल कोट्स में लिख देंगे सम ऑफ द नंबर्स इज, सम ऑफ द नंबर्स आर, कॉलन लगा दिया या इक्वल साइन, डबल कोट्स क्लोज। इतनी स्ट्रिंग हमें एज इट इज चाहिए थी तो हमने लिखवा दी। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो जब हमें इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो हम इस वेरिएबल को यहां लिख देंगे और इसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से हम तीनों नंबर्स का सम जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं इजीली। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे यूजर को आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद कुछ प्रोग्राम्स हैं, आप अपनी एक बार बुक में देखिएगा, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। हम बाकी के प्रोग्राम्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि पहले आप एक बार आज की क्लास में हमने जितना पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, समझिए कि इनपुट फंक्शन में क्या होता है, आउटपुट फंक्शन में क्या होता है और ये कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि अभी हम कॉन्टिन्यूसली प्रोग्राम करते जाएंगे तो चीजें जो है आपको समझ थोड़ी कम आएंगी। पहले एक बार जितना किया है उस पार्ट को रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे के प्रोग्राम्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हम एटलीस्ट 4-5 प्रोग्राम्स जो है वो प्रैक्टिस करें और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो है मूव करें। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। कहीं भी अगर आपको कोई भी डाउट है आज की क्लास में, कुछ भी चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ आई, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई विल ट्राई कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।